नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। हमारे देश में आजकल जुडिशियरी को लेकर एक बार फिर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई है और इस बहस की शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ईएसी के सदस्य संजीव सान्याल के उस बयान से, जिसमें उन्होंने शनिवार को कहा कि भारत की न्यायिक प्रणाली देश की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। सान्याल ने भारतीय महाअभिवक्ता संघ यानी जीसीएआई द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक संवाद न्याय निर्माण 2025 में कहा, मेरे विचार में न्यायिक प्रणाली और कानूनी तंत्र, विशेष रूप से हमारी न्यायिक प्रणाली, अब विकसित भारत बनने और तेजी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। 2047 में विकसित भारत के लिए भारत के कानूनी आधार की पुनर्कल्पना विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्रियों, न्यायाधीशों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं ने भविष्य के लिए भारत के कानूनी खाके को आकार देने पर एक दिन की चर्चा के लिए सभी लोगों को साथ बुलाया था, जिसमें सान्याल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन और पंकज मित्तल की उपस्थिति में अपनी ये टिप्पणियां दी हैं। सान्याल ने औपनिवेशिक काल की अदालती भाषा और प्रथाओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, आप ऐसा पेशा नहीं अपना सकते हैं जहां आप माय लॉर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, या जब आप कोई याचिका दायर कर रहे हों तो उसे प्रार्थना यानी प्रेयर कहा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? अरे भाई, हम सब एक ही लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं। साथ ही सान्याल ने इतनी लंबी अदालती छुट्टियों की प्रथा की भी आलोचना करते हुए कहा कि न्यायपालिका भी राज्य के किसी भी अन्य हिस्से की तरह एक सार्वजनिक सेवा है। क्या आप पुलिस विभाग या अस्पतालों को महीनों तक बंद रखते हैं क्योंकि अधिकारी गर्मियों की छुट्टियां चाहते हैं? इसके साथ उन्होंने कानूनी बिरादरी से अपनी कमर कसने और सुधारों को अपनाने का आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त कर दी। चलिए, ये तो बात है सान्याल की, लेकिन सान्याल की बात सिक्के का केवल एक पहलू है। दूसरा सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि भारत में कई बार जायदाद या संपत्ति ही नहीं, कानूनी मुकदमे भी विरासत में मिलते हैं। अभी देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे सभी अदालतों के सामने लंबित हैं। इनमें 60 लाख से ज्यादा मामले 10 साल से ज्यादा समय से चलते आ रहे हैं। ये आंकड़े कोर्ट और सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के हैं। उत्तर प्रदेश में लंबित केसों की समस्या खास तौर से सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ की सभी अदालतों में 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय तक केसों के चलते रहने का मामला भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है। इस साल फरवरी में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो 3 दशकों से लंबित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने इसी साल जनवरी में टिप्पणी की थी कि हाई कोर्ट में केस फाइल और लिस्ट होने की प्रक्रिया पूरी तरह चरमरा गई है। आंकड़े भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की पेंडेंसी यानी लंबित केसों की बढ़ती समस्या दिखाते हैं। इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने 11 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। हाल ही में प्रकाशित भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में ये पाया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर जज के सामने औसतन 15,000 मुकदमे लंबित हैं। गौर कीजिए, हर जज के सामने
हर जज के सामने औसतन 15,000 केस पेंडिंग हैं। भारत न्याय रिपोर्ट भारत में लंबित मुकदमों की स्थिति और इंसाफ तक पहुंच के मुद्दे पर अध्ययन करती है। भारत न्याय रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले औसतन 11 साल से ज्यादा समय से लंबित थे। इस रिपोर्ट के लिए 25 प्रदेशों की अदालतों का अध्ययन किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में केस लंबित होने का औसतन समय सबसे ज्यादा था। सोचिए, मुकदमों की इतनी बड़ी संख्या से उन लोगों पर क्या असर पड़ता है जो इससे जुड़े हैं, यानी जो वादी हैं। पेंडिंग मामले सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है। केस लंबित होने का मतलब है किसी का जेल में पड़े रहना, किसी संपत्ति का मामला दशकों तक न सुलझना और सबसे बढ़कर इंसाफ का ना मिलना। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने हाल के 2 फैसलों में हाई कोर्ट ने देरी के लिए माफी भी मांगी है। साल 1979 के एक बलात्कार और हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने इस अप्रैल में फैसला दिया, यानी पूरे 46 साल बाद। इस बीच 5 में से 4 अभियुक्तों की मृत्यु हो गई। एक ही अभियुक्त जिंदा है, अब वो भी 74 साल का हो चुका है। कोर्ट ने इस देरी के लिए इस केस से जुड़े लोग और पूरे समाज के प्रति खेद जताया। जस्टिस लेट जस्टिस डिनाई होता है, इस बात को हमारे देश को समझना होगा। इसी तरह हाल ही में एक और मामला कोर्ट के सामने आया था। इसमें उन्हें ये तय करना था कि एक गोदनामा यानी एडॉप्शन जो है वो वैध है या नहीं। इसे तय करने में हमारे हाई कोर्ट को 41 साल लग गए। दिसंबर 2024 में दिए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को आने में 4 दशक लग गए, इसलिए ये कोर्ट वादियों से माफी मांगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केस की बढ़ती पेंडेंसी के कई कारण हैं। मार्च 2025 में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडेंसी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पेंडेंसी सिर्फ जजों की कमी के कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वकीलों, जांच एजेंसियों, वादियों का सहयोग, वकीलों द्वारा बार बार वक्त मांगना, इन सब वजहों से भी मुकदमे लंबे चलते हैं। एक बात और चिंताजनक है जिसे आपको सोचना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल 160 जजों के पद हैं। इसमें इलाहाबाद की लखनऊ बेंच भी शामिल है। हालांकि सरकारी डेटा के मुताबिक फिलहाल केवल 88 पदों पर जजों की नियुक्ति हुई है, यानी जजों के 72 पद खाली हैं। अब आप देख लीजिए कि इस मामले में जिम्मेदार लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं कि जो इतनी बड़ी मात्रा में जजों के पद खाली हैं और मुकदमों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। सीनियर वकील सतीश त्रिवेदी ने इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने मांग की कि हाई कोर्ट में जजों के जो खाली पद हैं उन्हें जल्द भरा जाए। याचिका में कहा गया कि नियमों के मुताबिक किसी भी जज के रिटायर होने के 6 महीने पहले से उनके पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। हालांकि इसका पालन हमेशा नहीं होता। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी दिन की कोर्ट लिस्ट देखेंगे तो वो हजारों पन्नों की होती है। किस दिन कौन सा केस सुना जाएगा, कोर्ट लिस्ट में इसकी ही जानकारी होती है। हर जज के सामने ही रोज सैकड़ों मामले लगे होते हैं। अपनी याचिका में सतीश त्रिवेदी ने लिखा है कि कई ऐसे दिन थे जहां एक जज के सामने 400 से 800 नए मामले लगे हुए थे। यही नहीं, इसके साथ कई पुराने मामले भी लिस्ट होते हैं। और गौरतलब बात यह है कि मुकदमों को सुनने के लिए
हाई कोर्ट में जज के पास रोज लगभग 5 घंटे या समझ लीजिए 300 मिनट का समय होता है। ऐसे में अगर एक जज एक केस को 5 मिनट भी सुनते हैं तो 60 मामले ही सुन पाएंगे। यानी आप देखिए कि केवल 5 मिनट सुनेंगे तब केवल 60 मामले ही सुन पाएंगे। ऐसे में कुछ वकीलों की ये भी शिकायत है कि कुछ जज समय पर नहीं बैठते हैं। कई जज हैं जो 10 बजे से काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ हैं कि जो 11-12 बजे से पहले कभी नहीं बैठते। कई वकीलों ने कहा कि चूंकि जजों की कमी है और मामले बहुत हैं, तो नए केस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस तरह भी पुराने मामले लंबित रहते हैं। हाई कोर्ट में किसी जज को नियुक्त करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। हाई कोर्ट का कॉलेजियम यानी 3 सबसे सीनियर जज राज्य सरकार को नाम भेजते हैं। फिर राज्य सरकार अपनी टिप्पणियों के साथ उन नामों को केंद्र सरकार के पास भेजती है। फिर केंद्र सरकार इससे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजती है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 और सीनियर जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नाम तय कर इसे फिर केंद्र सरकार के पास भेजती है। इसके बाद कहीं जाकर सरकार जजों को नियुक्त करती है। जजों की नियुक्ति पर कोर्ट के जज और सरकार के बीच ज्यादातर मामलों में खींचतान चलती रहती है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में इस बात पर एक मुकदमा भी चल रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए नामों को जजों के रूप में नियुक्त नहीं कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया में कई जगह हैं जहां नाम रुक सकते हैं। हो सकता है हाई कोर्ट ही राज्य सरकार को नाम न भेजे। यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी नाम पर आपत्ति जता दे। यह भी हो सकता है कि किसी भेजे गए नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आगे ही न बढ़ाए। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर विवाद भी चल रहा है। बार प्रेसिडेंट का कहना है जज कैसे नियुक्त होते हैं इसमें कोई किसी तरह की पारदर्शिता नहीं है। बार एसोसिएशन ने हाल ही में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे जज नियुक्त किए जा रहे हैं जो किसी जज के परिवार से ही हैं या किसी प्रभावशाली परिवार से जुड़े हुए हैं। तो अब आप ही देख लीजिए कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस कदर दुर्गति के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। सिर्फ एक पक्ष की आलोचना करके उसे दोषी ठहराने का प्रयास करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। सवाल तो ये भी है कि हमारी इस बदहाल न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए हमारी सरकार क्या प्रयास करते हुए दिखी है। पेंडिंग मुकदमों का फैसला हो, लोगों को न्याय मिले, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं वो भी तो लोगों को पता लगना चाहिए। क्या जजों की पर्याप्त संख्या नहीं होनी चाहिए? क्या नई अदालतों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? वर्तमान में जो अदालती व्यवस्था हमारे देश में चल रही है उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि करोड़ों लोग इंसाफ मिलने की आस में जीवन भर इंतजार करके अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए यदि हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो सम्मेलनों और गोष्ठियों में मुद्दे उछालकर अपनी जिम्मेदारियों को खत्म मान लेने से काम नहीं चलेगा। गंभीर होकर धरातल पर काम किए बिना कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।